बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज यूपी उत्तराखंड में। आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा और वक्त हो चला है हमारे खास कार्यक्रम स्पेशल रिपोर्ट का, जिसमें हम चर्चा करेंगे बीजेपी के आने वाली अगली लिस्ट पर। दरअसल बीजेपी 400 पार के सपने को पूरा करने की कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है और यही वजह है कि पार्टी हर वो जतन और हर वो प्रयास कर रही है जिससे 400 का आंकड़ा पार हो सके। पार्टी एक एक सीटों को माइक्रो मैनेज कर रही है। सीटों पर प्रत्याशियों और उम्मीदवारों के नामों को लेकर पार्टी आलाकमान ने सोमवार देर रात तक मंथन किया। दिल्ली दरबार में हुई बीजेपी कोर कमेटी की बैठक में उत्तर प्रदेश की 24 सीटों को लेकर उम्मीदवारों के नामों पर मंथन हुआ। तो बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह से लेकर यूपी के मुख्य यानी योगी आदित्यनाथ तक मौजूद रहे। इसके अलावा इस बैठक में सहयोगियों की दी जाने वाली सीटों पर भी चर्चा हुई। अपना दल एस को 2 सीटें देने पर सहमति बनी है, तो अपना दल एस को उनकी पुरानी पारंपरिक सीट यानी मिर्जापुर और रॉबर्ट्सगंज सीट ही दी जा सकती है। तो पूरी बैठक की इनसाइड स्टोरी आपको बताएंगे और साथ ही ये भी आपको बताएंगे कि बीजेपी की अगली सूची में, अगली लिस्ट में किन किन मौजूदा सांसदों के टिकट कटने वाले हैं। बने रहिए अगले 30 मिनट तक हमारे साथ। और इसी बीच एक बड़ी जानकारी आप तक साझा करें। बीजेपी प्रत्याशियों की लिस्ट पर सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है, जहां कई मौजूदा सांसदों के टिकट कट सकते हैं। फिलहाल सूत्र ये बता रहे हैं नए चेहरों पर दांव लगा सकती है बीजेपी। सूत्रों के हवाले से ये भी खबर। तो कोर ग्रुप की बैठक में कई नामों को लेकर फैसला भी लिया गया है। मंथन हुआ, उसके बाद उन नामों पर फैसला लिया गया है। ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। दरअसल कोर ग्रुप की बैठक में कई नामों पर फैसला हुआ है। और इसी को लेकर मेरे सहयोगी निकिता सरीन की आप ये रिपोर्ट जरा देखिए। उत्तर प्रदेश की बची हुई 24 लोकसभा सीटों के साथ साथ बाराबंकी से नए उम्मीदवार के नाम के मंथन को लेकर के जिस तरीके से कोर कमेटी बैठक हुई है कल दिल्ली में, और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हो सकती है और इसके बाद क्यास लगाया जा रहा है कि आज ही जो बची हुई सेकेंड लिस्ट है भारतीय जनता पार्टी की वो आ सकती है। आपको बताते चले कि जिन नामों पर फिलहाल मंथन हुआ है उम्मीदवारों की सूची को लेकर के, सूत्रों के मुताबिक बाराबंकी में उपेंद्र रावत के स्थान पर नया चेहरा उतारने पर सहमति बनी है। वहीं एनडीए की बात करें तो सहयोगी अपना दल एस को उनकी पुरानी सीट मिर्जापुर और रॉबर्टगंज सीट ही दी जाएगी। वहीं कुछ मौजूदा सांसदों का टिकट काटकर नए चेहरों को देने की भी चर्चा हुई है। भारतीय जनता पार्टी ने अब तक उत्तर प्रदेश में लोकसभा के 51 मेंबर्स यानी उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। 2 सीट रालौद, 1 सीट सुभासपा को दी है, जबकि 2 सीट अपना दल एस को दी जानी है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के कोटे से शेष बची 24 सीटों पर उम्मीदवार तय करने को लेकर के सोमवार को भाजपा के केंद्रीय कार्यालय में बैठक बुलाई गई थी। इसके अलावा बाराबंकी सीट से उम्मीदवार बनाए गए उपेंद्र रावत से जुड़ा आपत्तिजनक वीडियो वायरल होने के बाद उनके स्थान पर दूसरा उम्मीदवार उतारने पर भी चर्चा हुई है। तो कह सकते हैं कहीं ना कहीं कल बेहद अहम दिन रहा है उत्तर प्रदेश के पॉइंट ऑफ व्यू से। और आज क्योंकि ऐसा भी कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक कर सकते हैं और उसके बाद जो दूसरी लिस्ट है वो आने की पूरी संभावना है। और क्यास ये भी लगाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सेकेंड लिस्ट है वो बेहद चौंकाने वाली हो सकती है। कई नए चेहरे, कई नए युवा चेहरे के साथ ये लिस्ट आज आएगी। तो फिलहाल भारतीय जनता पार्टी जो उत्तर प्रदेश में दावा करती है कि 80 सीटें बेहद महत्वपूर्ण हैं, उसको लेकर के जो फाइनल अनाउंसमेंट में है वो होने की पूरी संभावना जताई जा रही है। आज लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट कफील के साथ मैं निकिता सरीन, इंडिया। तो देखिए पार्टी एक इसका टिकट काटेगी, हालांकि सांसदों के भीतर इसको लेकर विकट भी देखने को मिल रहा है। इसी पर हम चर्चा भी करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं, आपका तारुफ उनसे करवा देती हूँ। मनीष अग्रवाल जी राजनीतिक विश्लेषक है, बाकी अलग अलग जगहों से हमारे सहयोगी भी। निकिता सरीन हमारी सहयोगी लखनऊ से हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई है। संजय मिश्रा बहराइच से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। बरेली से बात करें तो आशीष गुप्ता मेरे सहयोगी लाइव जुड़े हुए। तो अवनीश मिश्रा मैनपुरी से इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं रुक करूंगी, लेकिन उससे पहले जरा आपको बता देते हैं, इसी बीच एक बड़ी जानकारी मिल रही है। दरअसल एक बड़ी खबर
बीजेपी प्रत्याशियों की लिस्ट पर सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर मिल रही है, आप तक साझा कर रहे हैं बड़ी जानकारी। पीलीभीत से वरुण गांधी का टिकट कट सकता है। देखिए, वरुण गांधी का टिकट पीलीभीत से कट सकता है। बरेली से संतोष गंगवार का टिकट भी काटा जा सकता है। तो मेरठ से राजेंद्र अग्रवाल का टिकट कट सकता है। गाजियाबाद से जनरल वीके सिंह का भी टिकट कट सकता है। और ये जो वो नाम है, वो ऐसे नेताओं के और ऐसे सांसदों के नाम है जिनका प्रभाव लंबे समय से इनकी सीटों पर, इनके क्षेत्र में रहा है। तो देखिए, पीलीभीत से बात करें या फिर बरेली से बात करें, गाजियाबाद से बात करें, तमाम वो सीटें हैं जहां पर सांसदों की एक महत्वपूर्ण भूमिका या फिर उनका रसूख ज्यादा माना जाता है। मेरे सहयोगी निकिता मेरे साथ लगातार बनी हुई है। सबसे पहले निकिता, आप ही का रुख करते हुए, क्योंकि ये जो हमने अभी जानकारी अपने दर्शकों तक साझा की है वो इसलिए काफी अहम हो जाती है क्योंकि ये वो सीटें हैं, ये वो सांसदों के क्षेत्र है जहां पर इन सांसदों का रसूख रहा है। कई मर्तबा ये होता है कि पार्टी से ज्यादा एक व्यक्तिगत तौर पर किसी नेता का रसूख या फिर उसका प्रभाव मायने रखता है। बिल्कुल मनीषा, सबसे पहले आपको बता दूं कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के पॉइंट ऑफ व्यू से कल का दिन बेहद अहम था, क्योंकि कोर कमेटी बैठक हुई थी जिसमें जो रिमेनिंग लिस्ट है भारतीय जनता पार्टी की कैडर से, उन्हें तय होना था कि अब उसमें कौन कौन से ऐसे प्रत्याशियों को उतारा जाएगा। और आज ये कयास लगाए जा रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक करेंगे और उसके बाद ये जो पूरे नाम है ये क्लियर आउट हो जाएंगे। अब मेरे पास कुछ एनालिसिस है, मेरे पास कुछ नाम है सोर्सेस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो फिलहाल चल रहे हैं। सबसे पहला आपको बता दूं कि सबसे पहला जो घमासान है एक मैनपुरी सीट को लेकर के चल रहा है, क्योंकि मैनपुरी से जिस तरीके से डिंपल यादव वहां से चुनाव लड़ेंगी तो यहां से अपर्णा यादव को भारतीय जनता पार्टी उतार सकती है, मैनपुरी की अगर मैं बात करूं तो। और सबसे बड़ी बात आपको मेरठ से जिसका सबसे ज्यादा नाम चल रहा है कुमार विश्वास के साथ साथ जो राम का किरदार रामायण में करते थे अभिनेता अरुण गोविल हैं, उनका नाम चल रहा है। और साथ ही जिस तरीके से सहयोगी दलों को भारतीय जनता पार्टी ऑलरेडी टिकट डिस्ट्रीब्यूट कर चुकी है, जिसमें 2 अपना दल एस को टिकट जा चुकी हैं, हालांकि उनकी मांग अलग से है, लेकिन रॉबर्टगंज और मिर्जापुर जो उनकी सुरक्षित सीट है वहीं से टिकट देने की बात बन रही है। और इस बार टिकट बेहद इस बार जो सीट्स हैं, जो चेहरे हैं बेहद चौंकाने वाले हो सकते हैं। पहला रीजन उसका ये है कि इस बार विधायकों को और यंगस्टर्स को चांस देने जा रही है भारतीय जनता पार्टी। राज्यसभा के सांसद हैं अरुण, उनका नाम भी चल रहा है। एक्स डिप्टी सीएम है जिस तरीके से दिनेश शर्मा है, उनका नाम चल रहा है। तो फिलहाल इस बार मिक्स एंड मैच करके भारतीय जनता पार्टी वो ही कैंडिडेट उतारना चाहती है जो सबसे ज्यादा मजबूत दिख रहे हैं। इसमें देखिए एक बड़ा क्वेश्चन मार्क था वरुण और मेनका गांधी पर। अब उसमें भी देखिए सोर्सेस से जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है कि पीलीभीत से फिलहाल जितिन प्रसाद या केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा का नाम जा रहा है। साथ ही बरेली से संतोष गंगवार के स्थान पर महापौर उमेश गौतम है, उनका नाम चल रहा है। वहीं बरेली से हरिशंकर गंगवार के नाम पर भी यहाँ पे विचार किया जा रहा है। तो ये बेहद बड़े नाम है। और साथ ही मेनका गांधी, वरुण गांधी को चुनाव लड़ाने पर चर्चा है, जिसमें मेनका का टिकट हो सकता है, वरुण का टिकट कट सकता है। तो ये तमाम चीजें हैं, फिलहाल टिकट आने पे क्लियर हो जाएगा। और साथ ही मैं अगर रावत की बात करूं, उनका भी लास्ट में जो अश्लील वीडियो जारी हुआ था, अब उस वहां पर भी नया उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी उतारेगी। ठीक है निकिता, आप बने रहिएगा, मेरे तमाम सहयोगी बने हुए हैं। इसी बीच रुक करेंगे एक और बड़ी जानकारी का। इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है, दरअसल बीजेपी प्रत्याशियों की लिस्ट पर सूत्रों के हवाले से एक और बड़ी खबर, वो जान लीजिए आप कि मैनपुरी से जयवीर सिंह को टिकट मिल सकता है। कानपुर से सतीश महाना के नाम पर चर्चाएं तेज हैं, तो ये सूत्रों के हवाले से खबर है। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि प्रयागराज से संजय मिश्रा को भी टिकट दिया जा सकता है। रायबरेली का जिक्र करें तो रायबरेली से मनोज पांडे को टिकट मिल सकता है। मनोज पांडे जो समाजवादी पार्टी में राज्यसभा चुनाव के दौरान क्रॉस वोटिंग करते हुए नजर आए थे। और मेरे अलग अलग सहयोगी भी मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। अवनीश का मैं रुख करना चाहूंगी, मैनपुरी से मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। मैनपुरी से बात करें तो कितनी मजबूत लड़ाई यहां पर नजर आ रही है, क्योंकि मैनपुरी वो गढ़ अवनीश रहा है समाजवादी पार्टी का, जहां से मुलायम सिंह यादव हमेशा से जीत दर्ज करवाते हुए नजर आए, और यही वजह है कि उनका रसूख भी वहां पर रहा। हालांकि अब डिंपल यादव और बीजेपी तैयारी में है कि अपर्णा यादव को यहां से टिकट दिया जा सकता है। कितना रोचक और कितना महत्वपूर्ण ये मुकाबला रहेगा मैनपुरी में?
बिल्कुल, देखिए आपको मैं बता दूं, मैनपुरी जो सीट है वो हमेशा हॉट सीट बनी हुई है, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो। मैनपुरी की अगर बात करें तो मैनपुरी हमेशा हॉट सीट रहती है, क्योंकि यहाँ 1996 से लेके अभी तक समाजवादी पार्टी का अपना कब्जा रहा है। और इस पर नेताजी मुलायम सिंह यादव जब सांसद थे तो उसके बाद उनके परिवार के ही लोग यहाँ से सांसद होते चले आए हैं, चाहे वो सांसद धर्मेंद्र यादव हो चाहे वो तेज प्रताप यादव हो, खुद मुलायम सिंह यादव थे। उसके बाद जब नेताजी का निधन हुआ था तो लोकसभा उपचुनाव हुआ मैनपुरी में, उसमें उनकी पुत्र वधू डिम्पल यादव ने 2.5 लाख वोटों से जीत हासिल की थी। हालांकि लोकसभा का चुनाव नजदीक आ गया है, उसको लेकर समाजवादी पार्टी ने एक बार फिर डिम्पल यादव को चुनाव मैदान में पुनः उतार दिया है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी अभी तक अपना प्रत्याशी नहीं घोषित कर पाई है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी का जो है वो कहना है कि जो समाजवादी पार्टी मैनपुरी का गढ़ कहा जाता है, इस गढ़ को हम खत्म करेंगे, इसका जो किला है वो ढाएंगे। तो हालांकि उसको लेकर प्रत्याशी की बात करें तो वो चर्चाओं में बना हुआ है। हालांकि दो नाम जो है बहुत तेजी से चल रहे थे भारतीय जनता पार्टी के, एक तरफ जो है डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का नाम चल रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ जयवीर सिंह जो कैबिनेट मंत्री है उनका भी नाम चल रहा था। हालांकि कल जो है अपर्णा यादव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिली, तो उनका भी कहीं ना कहीं ये साफ तौर से देखा जा सकता है कि अपर्णा यादव को भी भारतीय जनता पार्टी मैनपुरी सीट से चुनाव लड़वा सकती है। हालांकि बहु वर्चस्व बहु ये लड़ाई भी एक बार फिर मैनपुरी में बिल्कुल, देखी देखिए एक ही जाएगी। परिवार के जब दो बहुएं अलग अलग राजनीतिक दलों से यहाँ पर चुनावी मैदान में उतरेंगी तो वो यहाँ पर चुनावी लिहाज से, राजनीति के लिहाज से काफी दिलचस्प और अहम मुकाबला भी हो सकता है। और सभी, और इसीलिए क्योंकि एक ही परिवार की दो बहुएं जो चुनावी मैदान में आमने सामने आएंगी अवनीश, तो ऐसे में इसीलिए हॉट सीट ये ज्यादा हो जाती है, सबकी निगाहें इस पर बनी हुई है। अवनीश, आप बने रहिएगा और इसी बीच अपने दर्शकों को एक और बड़ी जानकारी से रूबरू करवा दी। दरअसल प्रयागराज से बड़ी खबर, जहां प्रयागराज से रीता बहुगुणा का टिकट काटा जा सकता है। फिलहाल ये एक बड़ी जानकारी है। कानपुर से जिक्र कर ले तो कानपुर से सत्यदेव पचौरी का टिकट भी कट सकता है। बलिया से वीरेंद्र सिंह मस्त का टिकट भी काटा जा सकता है। तो फूलपुर से केसरी देवी पटेल का टिकट भी काटा जा सकता है। देखिए किन किन को टिकट मिल सकता है वो भी हम आपको लगातार बता रहे हैं, लेकिन किन किन का टिकट कट सकता है वो भी आप तक बता रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषक भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष अग्रवाल जी, अब आप ही का रुख करते हुए, क्योंकि अभी हमने तमाम तरह के अपडेट्स अपने दर्शकों को बता दिए हैं कि कहां से किसका टिकट मिल सकता है, किसकी चर्चाएं तेज हो रही है, तो कहां से कट सकता है। अभी इस पूरे आकलन को आप किस तरीके से देख रहे हैं अपने, अगर आप सही तरीके से विश्लेषण भी कर पाएंगे और दर्शकों को समझा भी पाएंगे। मनीषा जी, आपने देखिए जितने भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन चल रहे थे वो सब बता दिए। तो मुझे जहां तक उम्मीद है कि भाजपा जो है सरप्राइज देने के लिए जानी जाती है। ऐसे नाम जो चलते हैं वो टिकटों में कम तब्दील होते हैं, जो आज तक भाजपा में देखा गया है। दूसरे कैंडिडेट का चुनाव जो है एक ही आधार होना चाहिए, विनेबिलिटी, कौन कितने साल से जीत रहा है, ये कोई तरीका नहीं होना चाहिए कैंडिडेट चूज करने का। और भाजपा का यह मैकेनिज्म और पार्टियों के मुकाबले अच्छा है कि एक ही आधार होता है। जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी रैली को संबोधित करते हुए कहा था कि इस बार जो भी चुनाव लड़ा जाएगा वो कमल के फूल पे लड़ा जाएगा, कैंडिडेट पे नहीं लड़ा जाएगा। कमल के फूल हमें 400 लेके आने हैं इस बार की लोकसभा में। इससे कैंडिडेट के चेहरे का उतना महत्व नहीं रह जाता। हाँ, मैनपुरी की सीट इंपॉर्टेंट है और भाजपा की पूरी कोशिश है कि मैनपुरी की सीट को ऐसा कैंडिडेट दिया जाए जो अच्छे से फाइट कर सके विनेबिलिटी के आधार पे। दूसरे रायबरेली की सीट बड़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि अभी कांग्रेस ने अपने कैंडिडेट भी डिक्लेयर नहीं करे हैं। तो भाजपा कांग्रेस के गढ़ में घुसना चाहेगी, जैसे अमेठी करा था वैसे वो रायबरेली को भी जीतना चाहेगी। बाकी ज्यादातर सीटों पे बदलाव इसलिए करा जा रहा है कि ऐसी महत्वाकांक्षाएं हैं या कुछ सीटों पे ऐसे कैंडिडेट है जिनका एज फैक्टर है, जैसे रीता जी की सीट का जिक्र कर रही थी आप इलाहाबाद का। तो बहुत सी ऐसी सीटें हैं जिन पे एज फैक्टर है या और युवा चेहरों को मौका मिलना चाहिए। क्योंकि जैसे भाजपा ने अभी 3 राज्यों के चुनाव में सारे मुख्यमंत्री बदल दिए, नए मुख्यमंत्री दिए, नई लीडरशिप को मौका दिया, तो इससे जमीनी कार्यकर्ता को एक मौका मिलता है, उसके अंदर ये भावना जनरेट होती है कि मैं भी कभी पार्टी के शीर्ष तक पहुंच सकता हूँ। और भाजपा इस चीजों को लोगों तक पहुंचाने में मुझे लगता है काफी हद तक कामयाब भी होती है। इससे उनके कैडर का मोराल बढ़ता है। आज जो भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है, मुझे लगता है की टिकट क्लियर हो जाएगी और इसके बाद से यूपी में चुनाव प्रचार जो है पूरे जोर शोर से शुरू हो जाएगा।
बिल्कुल, और यही वजह है कि एक एक सीट का और एक एक उम्मीदवारों का आकलन करना वो इस समय पर काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। बरेली का मैं रुख करूंगी, मेरे सहयोगी आशीष गुप्ता यहाँ से लाइव जुड़े हुए हैं। बरेली की अगर हम टक्कर की बात करते हैं या फिर चुनावी वॉर की बात करते हैं आशीष, तो ऐसे में देखिए बरेली वो संसदीय क्षेत्र संतोष गंगवार कर रहा है जहां से वो 8 बार के सांसद है। और ऐसे में जैसा कि हम लगातार जिक्र भी कर रहे हैं कि व्यक्तिगत तौर पर किसी सांसद का रसूख या फिर उसका प्रभाव इतना हो जाता है कि वो पार्टी से भी बड़ा हो जाता है और लोग उसके व्यक्तिगत तौर पर उसे वोट करने लगते हैं। लेकिन अगर यहां से संतोष गंगवार का टिकट कटता है तो क्या लोगों के भीतर उसी विश्वास को बरकरार रखते हुए अगर नया चेहरा बीजेपी लाती है वो कितनी बड़ी टक्कर दे पाएगा विपक्ष को? देखिए, बहुत सही सवाल आपने किया है। आपको बता दूं कि बरेली से संतोष गंगवार 8 बार के सांसद हैं। 1974 से चुनाव मैदान में है और लगभग 50 साल का उनका राजनीतिक करियर है और 1989 में पहली जीत मिलने के बाद लगातार 8 बार के सांसद बरेली से रहे हैं। और तो ऐसे में उनका टिकट काटना एक बड़ी चुनौती है भारतीय जनता पार्टी के लिए। और जिस तरह से कल दिल्ली में कोर कमेटी की बैठक हुई थी, उसके बाद बरेली सीट पर निर्णय जो है वो पीएम की कॉल के लिए छोड़ दिया गया था। लिहाजा अभी ये कहना जल्दबाजी होगी कि उनका टिकट कट रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो इस समय का दौर है वो अनुशासन का दौर है। इसमें अगर टिकट में किसी तरह का कोई परिवर्तन किया जाता है तो तब भी जो मौजूदा प्रत्याशी है या मौजूदा सांसद है वो विद्रोह की स्थिति में नहीं आते हैं। हालांकि बरेली में जो कुर्मी वोटर्स हैं उनकी संख्या बहुत ज्यादा है और संतोष गंगवार बहुत प्रभावशाली नेता है। और अब तक जो उनके कार्यालय की सुगबुगाहट मैंने देखी है, वहां पर जिस तरह से चुनाव की तैयारी लगातार चल रही है, उसको देखकर नहीं लगता कि किसी तरह का कोई उनको कोई संशय है या उनको पार्टी की तरफ से कोई ऐसा संकेत दिया गया है कि उनको चुनाव मैदान से बाहर बिठाने की तैयारी है। हालांकि उम्र के एक पेज पता हुआ है, संतोष गंगवार अभी भी 1 नवंबर 2023 को 75 वर्ष के हुए हैं। लिहाजा ये माना जा रहा है कि उम्र की वजह से उनका टिकट काटा जा सकता है। लेकिन जिस तरह से हेमा मालिनी और तमाम जो अन्य वरिष्ठ सांसद हैं उन पर सहानुभूति पूर्वक पार्टी ने विचार किया है, तो ये अब दिलचस्प बात देखने वाली होगी कि अच्छा, रेस में सबसे आगे कौन है बीजेपी के? जब हम बात करते हैं कि अगर संतोष गंगवार का टिकट यहाँ से कटता है तो उनके अलावा एक ऐसा विकल्प कौन है जिसकी चर्चाएं अब जोरों पर चल रही हो? ठीक है आशीष, आपकी आवाज सही तरीके से पहुंच नहीं पा रही है, मैं लौटूंगी आपके पास। बहराइच का मैं रुख करना चाहूंगी, मेरे सहयोगी यहाँ से बने हुए हैं संजय मिश्रा लगातार। बहराइच का जब हम जिक्र करते हैं तो यहाँ पर क्या दिलचस्प मुकाबला, कौन कौन आगे है, किसका टिकट कट सकता है, ये भी विस्तार से बताइएगा। साथ ही साथ केसरगंज से ब्रजभूषण शरण सिंह, जो कि चर्चाएं लगातार ये है कि उनका टिकट कट सकता है, क्या वास्तविक तौर पर आप देख रहे हैं किस तरह का माहौल है, किनके बीच में कड़ी टक्कर है, कितना कड़ा मुकाबला? बिल्कुल, मैं निश्चित तौर पर आपको ये बताऊं कि बहराइच में 2 लोकसभा सीटें हैं, एक कैसरगंज है और एक बहराइच सदर। साफ तौर पर दोनों सीटों का संख्या बरकरार है। वजह यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने दोनों सीटों पर अभी अपने प्रत्याशी नहीं उतारे हैं। कैसरगंज सीट जो है पूरे देश में हॉट सीट मान जाती है क्योंकि यहाँ पे कद्दावर नेता ब्रजभूषण सिंह लगातार कई बार से यहाँ सांसद रहे हैं और इस बार कहीं न कहीं वो विवादों में घिरने के बाद उनका टिकट काटा जाना ये तय माना जा रहा था। लेकिन उसके बावजूद कई जगह पे उन्होंने मीडिया के सामने साफ तौर पर कहा कि मैं ही चुनाव लड़ूंगा, मेरा टिकट को काट नहीं सकता है। लेकिन जिस तरीके से पहले लिस्ट में उनका नाम नहीं आया, दूसरी लिस्ट में उनका नाम नहीं आया, तो ऐसे में कयास ये लगाया जा रहा है संभवतः पार्टी जो है वो विचार कर सकती है और किसी नए चेहरे को मैदान में उतार सकती है। वहीं अगर हम बहराइच की बात करें तो यहाँ अक्षयपाल गौड़ लगातार 2 बार से यहाँ के सांसद रहे हैं और इस बार भी वो कयास लगा रहे हैं कि शायद हमें भी टिकट मिलेगा। लेकिन क्योंकि उम्र सीमा अधिक होने की वजह से संभवतः ये कयास लगाया जा रहा है कि पार्टी जो है उसका टिकट काट सकती है। ऐसे में जो 3 चेहरे हैं, यानी उनके पुत्र हैं आनंद गौड़ और दूसरे पे अमिता पासवान और तीसरे पे सरोज शंकर जो बलहा की विधायक है, ये तीन लोगों के बीच में काफी नाम देखा जा रहा है कि आखिर में किसके नाम पे जो है बीजेपी अपना मुहर लगाती है। हालांकि अगर यहाँ की जनता की हम बात करें तो ये दोनों सीटें जो है वो निश्चित तौर पे कहीं न कहीं बीजेपी के खाते में हमेशा रही है। अगर हम पिछले 2019 के चुनाव की बात करें तो 1,28,000 मतों से अक्षयपाल गौड़ यहाँ पे जीत हासिल किए थे, सपा के प्रत्याशी को उन्होंने हराया था। लड़ाई निश्चित तौर पर बहुत ही दिलचस्प रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ऊहापोह की तब तक बनी रहेगी जब तक कैसरगंज और बहराइच की दोनों सीटों पर प्रत्याशी उतारे। हालांकि देखिए अभी तो मंथन चल ही रहा है, किसको टिकट मिलता है, किसका टिकट कटता है, ये तो खैर सूची जारी होने के बाद ही पता चलेगा। आप बने रहिएगा। मैं मनीष अग्रवाल जी का एक बार फिर से रुख करना चाहूंगी। मनीष अग्रवाल जी, केसरगंज से ये बहुत ज्यादा चर्चाएं थी कि ब्रजभूषण शरण सिंह का टिकट जो है वो बीजेपी काट सकती है। केसरगंज एक वीवीआईपी सीट भी हो जाती है, हेमा मालिनी जहां से सांसद है मथुरा की, वो भी सीट अफजाल अंसारी समाजवादी पार्टी से, ये तमाम वो सीटें हैं, निरहुआ की बात कर ली जाए आजमगढ़ से, तो ये वो
तमाम वीवीआईपी सीटें हैं जिन पर सबकी नजरें हैं। यहाँ पर बहुत सोच समझकर, चाहे वो कोई भी दल हो, कोई भी पार्टी हो, वहां पर अपने प्रबल दावेदारों को उतारना ही काफी चुनौतीपूर्ण है। जी मनीषा जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। ये सीटें ऐसी हैं जो पूरे भारत में देखी जाती हैं और कैसरगंज की सीट भी देखी जाती है। मुझे लगता है वहां पे कुछ बदलाव आएगा। ब्रजभूषण शरण सिंह वाला जो एपिसोड हुआ था उसके कारण वहां पे टिकट में बदलाव करा जाएगा। वो टिकट उन्हीं के परिवार में किसी को दिया जाता है। ये विचार पार्टी कर रही है कि किस स्तर से उस बदलाव को करा जाए, क्योंकि वो एक इमेज फॉर्मेशन थी वहां पे और उसके बाद विपक्ष उसको चुनाव में इस्तेमाल करेगा। तो ऐसा कुछ बदलाव आना चाहिए। केसरगंज की सीट में मुझे उम्मीद है। बाकी ये आप देखते हैं हेमा मालिनी वगैरह वाली जो सीट है वो भाजपा की वैसे भी स्ट्रांग बेल्ट कही जाती है, वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस मेन जो मुख्यतः 2 टिकट है वो मैनपुरी और रायबरेली के हैं, जिसपे बहुत ज्यादा गहन मंथन चल रहा है, क्योंकि वहां पे इनरोड्स बनाने हैं भाजपा को। वहां पे उन सीटों को जीतने का एक सोशल मैसेज और एक राजनीतिक मैसेज बहुत बड़ा जाता है। जैसे अमेठी की सीट से गया था और उसके बाद राहुल गांधी ने अगले चुनाव में उस सीट को हार के वो जगह ही छोड़ दी, अब वो वायनाड चला। इसीलिए इसी तरीके से रायबरेली वाली सीट के लिए भी ये कोशिश हो रही है कि वहां पे कोई ऐसा कैंडिडेट दिया जाए जिससे कि वो कांग्रेस के कैंडिडेट को अच्छी फाइट दे सके। अच्छा, आजमगढ़ सीट पर भी कोई कंपटीशन हो सकता है क्या? क्योंकि बहुत जरूरी होगा, निरहुआ यहाँ से हैं और ऐसे में उनकी भी एक अलग फैन बेस है। क्योंकि क्या होता है कि लोकसभा चुनाव में हम कुछ सेलिब्रिटीज को उतार देते हैं जिनको लेकर एक बड़ा फैन बेस होता है, तो क्या इस बार भी हमें वही देखने को मिल सकता है कुछ सीटों पर? वो बाईपोल में उस सीट को जीत गए थे, लेकिन इस बार आजमगढ़ में सरकार ने पूरी कोशिश करी। ये कि अखिलेश यादव जी ने पूरी कोशिश करी है। 2 एमएलसी वहां से उन्होंने दिए हैं। गुड्डू जमाली जी जो पुराने कैंडिडेट हुआ करते थे दूसरी पार्टी से, उन्होंने उसको एमएलसी बना के अपने वहां ज्वाइन कराया है उस जनाधार को इकट्ठा करने के लिए। लेकिन आजमगढ़ की सीट की जो एक पॉजिटिव मैसेज है, अभी कुछ दिन पहले जो प्रधानमंत्री जी ने आजमगढ़ से रैली करी थी और सारी घोषणाएं वहां से करी थी, तो उन्होंने वो सीट से देने की कोशिश करी थी कि हमारे आजमगढ़ और मैनपुरी जैसी टफ सीटें जो यूपी में है, जहां पे हमारे जीतने के बारे में कोई भी एग्जिट पोल नहीं बोल रहा है, लेकिन हमने अपनी रैली की शुरुआत वहीं से करी है, लोगों तक ये मैसेज पहुंचाने के लिए कि जहां पे हमारा जनाधार कम है वहां पे हमें मेहनत करने की जरूरत ज्यादा है। और अगर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जाके वहां ऐसी मेहनत कर रहे हैं तो कार्यकर्ताओं का जोश और मनोबल बढ़ता है कि उन्हें भी इन चीजों में और ज्यादा मेहनत करनी चाहिए। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण पहलुओं को लेकर आप विश्लेषण कर रहे हैं और लिहाजा बहुत महत्वपूर्ण भी है। निकिता सरीन का मैं रुख करना चाहूंगी, मेरे सहयोगी लगातार लखनऊ से मेरे साथ लाइव जुड़ी हुई है। निकिता, क्योंकि कुछ सीटें ऐसी हैं और सीटों को लेकर हमें बात इसीलिए भी करनी चाहिए क्योंकि यहाँ पर कितना प्रभाव किसका है, किसको कितना यहाँ पर दावेदार माना जा रहा है, इस पर डिस्कशन होना भी जरूरी है। क्योंकि लोग क्या सोचते हैं वो आप तक बखूबी पता है। अभी फिलहाल जो सोर्सेज या फिर जो इनपुट्स आप तक मिल रहे होंगे, चाहे हम गोरखपुर की बात कर ले जहां से रवि किशन मौजूदा सांसद हैं, हेमा मालिनी की बात कर ले, ये एक सुरक्षित सीट मानी जाती है। लेकिन सुरक्षित सीट से इतर जो चैलेंजिंग सीट्स हैं उनको लेकर फिलहाल क्या रणनीति है, संक्षिप्त शब्दों में आप बताइएगा। देखिए, हम हमेशा ग्राउंड जीरो रिपोर्ट देते हैं, ग्राउंड पे रह करके जनता, क्योंकि उन्हें ही डिसाइड करना है वो क्या चाहते हैं, उनकी क्या उम्मीदें हैं, उनसे लगातार बात करते हैं। और पूरी एनालिसिस के बाद, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी अपने एनालिसिस के लिए जानी जाती है, अपनी स्ट्रैटेजी के लिए जाने जाती है, और बदलाव के लिए भी जानी जाती है। मुझे माफी के साथ आपको निकिता इंटरप्ट करना पड़ेगा।